आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट में जर्नल एंट्री करने की क्या विधि है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स की होती है वो ये होता है कि जर्नल एंट्री कैसे करें। हर एक सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है। जैसे मैथ में प्लस माइनस गुणा भाग इत्यादि का यूज होता है, उसके बेस पे पूरा मैथ चलता है। साइंस की अपनी विधा है, उस बेस पे चलता है। उसी तरह अकाउंट्स का जो भाषा होता है वो डेबिट और क्रेडिट का होता है। तो इसलिए इसको लिखा गया है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इसका मतलब कि कैसे किन आइटम्स को हम डेबिट करेंगे और किन आइटम्स को हम क्रेडिट करेंगे, ये आज हमें सीखना है। तो पूरे अकाउंट्स को जो भी बिजनेस हम करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन टोटल ट्रांजैक्शन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स को अगर हम कहें तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं व्यक्तिगत खाता। ये आपका पर्सनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट्स को बोलते हैं वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं ये टोटल खर्चों से रिलेटेड होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसको अवास्तविक खाता भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अवास्तविक खाता। अब इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे, इनके डिटेल के बारे में जानेंगे, इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने पहले ही ये चार्ट तैयार कर रखा है। ठीक, तो फिर से देखेंगे हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हमें पढ़ना है। तो इसके लिए जितने भी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। अब फर्स्ट अकाउंट्स में हम आएंगे जिसको हम लिखते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। इट मींस पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज दैट नेचुरल और रियल पर्सनल, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो फर्स्ट नेचुरल और रियल पर्सनल। अब नेचुरल और रियल पर्सनल मीन्स कि जो नेचर द्वारा बनाए गए पर्सन हैं, जैसे जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रियल या पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। ऑल द ह्यूमन बींग्स आर कंसीडर इन नेचुरल और पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मोहन, करीम एक्सेट्रा नेचुरल पर्सन हो गए। अब हम आते हैं सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट
artificial personal accounts means the person who are not in the nature of natural but work as natural person are called artificial person. It means all the schools, college, firm, institutions, company, club, etc. are considered in artificial personal accounts. For example, companies, firm, college, institute, etc. These are artificial personal account. अब थर्ड पे हम आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट होते हैं जो कि ड्यूज को बताते हैं। इट मीन्स कि अ पर्सन आर ग्रुप ऑफ पर्सन whom any wages outstanding to be paid or prepaid expenses are considered representative personal account. It means अगर इसको हम क्लासिफाइड करें तो इनको दो भागों में हम डाल सकते हैं। इसको एक आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा होता है एक्रूड या प्रीपेड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इसी में कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड इनकम या अनअक्रूड इनकम को भी इसी में कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नेचुरल आर रियल पर्सनल, ये नेचुरल रियल पर्सन में राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, फीमेल मेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पर्सन होने चाहिए वो। आर्टिफिशियल पर्सन में पर्सन की तरह उनका नाम होता है, लेकिन वो बाय लॉज, बाय कानून के द्वारा वो बनाए गए रहते हैं, नेचुरल द्वारा बनाए गए नहीं होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं विमल मॉन्टेसी गर्ल्स इंटर कॉलेज, लिटिल फ्लावर स्कूल, इंस्टीट्यूशंस में किसी भी डिसेंट कॉमर्स क्लासेस, कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज इत्यादि, ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आएंगे। तो इनका नाम पर्सन की तरह है, लेकिन ये रियल के पर्सन नहीं है, इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में अब ये ग्रुप है, जैसे हमने किसी मजदूर से मजदूरी कराई, काम कराया, उसका हमने वेतन नहीं दिया, उसको मजदूरी नहीं दिया, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी तरह ट्रीट हो जाएगी, हमारी एक जिम्मेदारी है जिसको हमें उसको पेड करना है।
तो उसको मजदूरी जो देना है उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हमने एडवांस में उसको पेड कर दिया है मजदूरी, उसको वेजेस सैलरी हमने एडवांस पेड कर दिया है, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। इसका सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए। अगर सपोज दैट मान लिया रेंट हमने किराए पे मकान लिया और किराया अगर हमने पिछले महीने का नहीं दिया है तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। उसी तरह अगर हमने एडवांस में अगले महीने का किराया इसी महीने में दे दिया तो उसको हम बोलेंगे प्रीपेड रेंट, वो भी हमारा एक्सपेंस है। ठीक, तो यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि एक एक्सपेंस मैंने यहां भी लिखा है, एक एक्सपेंस यहां भी लिखा है, एक इनकम यहां भी है और एक इनकम इस अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत है, लेकिन ये एक्सपेंस है और ये आपका आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है। यानी कि अगर एक्सपेंस केवल रहेगा तो अब तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, रियल एक्सपेंस होगा या एक्सपेंस हो और या इनकम हो तो नॉमिनल में जाएंगे, लेकिन जब वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हो जाएगा तो आपके वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर? अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, या आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। उसी तरह आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है। एक्रूड में आ गया, इसको अगर देखा तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट received in advance, या salary received in advance, salary received in एडवांस। तो यहां तक हमारा पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं रियल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट्स को समझने के लिए एक सिंपल सा एक कंसेप्ट आप समझिए, ऑल द एसेट्स आर कंसीडर इन रियल अकाउंट्स। जितनी संपत्तियां हैं जिनको आप देख रहे हैं, हम संपत्तियों का डिटेल बताएंगे इसके बाद कि एक्सपेंसेस के क्या डिटेल्स हैं, संपत्तियों के क्या हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, उसको अगले हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हमें इसके हिसाब से देखना, रियल अकाउंट्स में आप इतने समझिए कि ऑल द एसेट्स आर कंसीडर इन रियल अकाउंट्स। अब एसेट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक एसेट्स वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, द एसेट्स which can be seen, touch are called tangible assets। और जिन एसेट्स को हम नहीं देख सकते, हमारी संपत्ति है लेकिन हम उनको नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं intangible assets। It means all those assets which cannot be seen, touch but only feel, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। तो इसके एग्जाम्पल्स है हमारा
लैंड सबसे बड़ी हमारी जमीन जो होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरीज, कंप्यूटर, इत्यादि एक्सेट्रा। अब इसमें जितने आप अपने घर के अगल बगल देखेंगे, आपका मकान है, आपका फर्नीचर है, आपकी जमीन है, ज्वेलरी है, सोफा सेट है जिसको फर्नीचर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, ये सभी जितने स्टेंसिल्स हैं वो सभी एसेट्स हैं, आपके टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको आप देख रहे हैं। इनकी विशेषता होती है रियल टेंजिबल एसेट्स की, ये लंबे समय यूज करने के लिए हम खरीदते हैं, सेल करने का उद्देश्य हमारा नहीं होता। अगर सेल करने के लिए हमने खरीदा है तो फिर वो हमारा एसेट्स नहीं होगा, वो हमारा स्टॉक होगा। जैसे हमने यदि कार खरीदा अपने यूज करने के लिए तो वो कार हमारी एसेट्स है, लेकिन वही एजेंसी वाला कार खरीदता है क्योंकि उसको रीसेल करना है तो वो उसके लिए स्टॉक होता है। तो एसेट्स जिसको हम लंबे समय यूज करने के लिए खरीदे हैं और जिसकी सेल वैल्यू भी होती है, जब उसको चाहें तो हम बेच करके कुछ पैसा वसूल सकते हैं, तो वो हमारी टेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे, लेकिन जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं हम लोग। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। Which cannot be seen, cannot be touched, but only feel। ये बहुत बड़ी एसेट्स होती है, आपको परिचय हो जाएगा जब आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में, तो इस हिसाब से परिचय हो जाएगा कि इंटेंजिबल एसेट्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं। अभी सिंपल सा हम एक उदाहरण लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, गुडविल सबसे बड़ी इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एसेट्रा, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से देखें, रियल एसेट्स, रियल एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स में हमारे आ गए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे आ गए गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एसेट्रा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट, जो हमारा थर्ड अकाउंट्स है। तो नॉमिनल अकाउंट्स में इसके लिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम। हमारे बिजनेस के सबसे बड़े पार्ट ये होता है एक्सपेंसेस और इनकम। कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसका बिजनेस का मुख्य उद्देश्य ही होता है इनकम जनरेट करना। अब जब इनकम जनरेट करना होगा तो डेफिनेटली हमें एक्सपेंसेस करना होगा। तो जितने एक्सपेंसेस या इनकम्स होते हैं ये हमारे कंसीडर होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। अब एक्सपेंसेस के साथ हम इसमें बैठा देते हैं एक चीज, एंड लॉसेस। क्लियर? एक्सपेंस में भी हमारे पास से पैसा जाता है और लॉस में भी हमारे पास से पैसा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्सपेंस हम करते हैं क्योंकि हमें इनकम जनरेट करना, और लॉस जब हमारा इनकम नहीं जनरेट हो पाता है तो हमारे लॉसेज आ जाते हैं। तो इसका विपरीत हुआ, अगर लॉस होगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम होगा तो लॉस नहीं होगा, इसलिए एक्सपेंस के साथ इसको बैठा दिया गया। इनकम का दूसरा नाम होता है गेन, इसको बोलते हैं
तो अब एक्सपेंसेस में आ जाइए। जितने एक्सपेंसेस हैं आपके इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इससे आप लोग परिचित होंगे ही, आज जान जाएंगे। अकाउंट के भाषा में जानते सभी हैं, सभी खर्चे करते हैं कुछ न कुछ। तो इसमें आ जाता है आपका कि जैसे आप बिजनेस लिए हैं, अपना बिजनेस आप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई किराए पे मकान लिए होंगे, रूम रेंट देते होंगे। जो आपके वहां वर्कर्स होंगे उनको सैलरी या वेजेस देते होंगे। यहां पे देखिएगा, यहां प्रीपेड रेंट है, लेकिन यहां पे केवल रेंट आएगा, प्रीपेड रेंट नहीं आएगा। यहां पे सैलरी है, लेकिन यहां प्रीपेड सैलरी है या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, यहां पे केवल सैलरी आएगा। क्लियर? यानी कि जो एक्सपेंसेस जिस समय का है उसी समय में पेमेंट हो जाए, उसकी कोई आउटस्टैंडिंग ना हो, ना ही कोई एडवांस पेमेंट हो। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, रेंट, सैलरी, वेजेज, उसके बाद एक होता है एक्सपेंस में डिप्रिसिएशन। जब किसी संपत्ति को, अभी बता रहे हैं, जब किसी संपत्ति को हम प्रयोग करते हैं तो उसके जो पार्ट्स में यूज करने से कुछ न कुछ कमी होती रहती है, घिसावट होती रहती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ड्यू टू यूटिलाइजेशन और यूजेज ऑफ एनी एसेट डिप्रिसिएट इन द वैल्यू आर पार्ट्स इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। किसी भी संपत्ति के प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो गिरावट हो या उसके पार्ट में जो घिसावट हो, उसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। आपको एसेट्स यूज करते हैं तो रिपेयर आपको कराना पड़ता है, तो रिपेयर हो गया। उसके बाद आप स्टेशनरी यूज करते हो, कॉपी किताब पेन पेंसिल इत्यादि आप यूज करते हैं। स्टेशनरी एक्सेट्रा, बहुत से इसके एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। अब हम आते हैं इसके एडवर्स जो होता है, अपोजिट जो होता है इनकम या गेन, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब ये जब आप ये पेड कर रहे हैं, रेंट पेड किया आपके लिए एक्सपेंसिव, लेकिन जब रेंट आप रिसीव करेंगे तो आपकी इनकम हो जाएगी। सैलरी आप पेड करते हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन जब सैलरी आप खुद रिसीव करते हैं तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। वेजेज उसी तरह जब पेड किया तो सैलरी एक्सपेंस हो गया आपका, लेकिन जब वेजेज आप रिसीव करेंगे तो वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। रेंट received, salary received, डिप्रिसिएशन रिसीव नहीं हो सकता है, रिपेयर का भी नहीं हो सकता, एक्सपेंस ही रहेगा हमेशा। उसके बाद आप कहीं कमीशन, कोई काम कर रहे हैं, कमीशन पा रहे हैं, कमीशन रिसीव। तो जब आप पेड करते हैं तो एक्सपेंसेस हो जाता है, पेड करते हैं तो एक्सपेंसेस हो जाता है, जब रिसीव करते हैं तो वो इनकम हो जाता है। यहां तक आप लोग को पहचान हो गया इसके तीनों अकाउंट्स में। तो अब हम इन अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट के संबंध में क्या रूल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया केवल हमने अकाउंट्स के बारे में जाना, अब यहां से रूल्स आता है इसका। तो पर्सनल अकाउंट, इसका रूल्स है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट।
क्रेडिट। इसका रूल्स है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका रूल्स है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स। तो जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। जैसे हमने राम को पैसा दिया, कैश पेड टू राम ₹500, तो यहां पे राम रिसीवर हो गया, तो राम को हम डेबिट कर देंगे। इसके अपोजिट श्याम से हमने 1000 रुपया लिया, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम ₹1000, तो श्याम गिवर हो गया, तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि श्याम को हम क्रेडिट कर देंगे और कैश मेरे पास आ गया, कैश को डेबिट कर देंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि जो पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, अगर वो गिवर है तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। गिवर है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर वो रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, यानी रिसीवर है तो डेबिट करेंगे और गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं रियल अकाउंट्स पे। तो रियल अकाउंट्स में सभी एसेट्स को कंसीडर किया जाता है। तो जितने भी एसेट्स हैं अगर हमारे पास आएंगे तो वो डेबिट होंगे, और मेरे पास से जाएंगे तो वो क्रेडिट होंगे। यानी कि इसके रूल्स हैं, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो व्हाट कम्स, आप यहां से लिखे हैं, डेबिट यहां से लिखे हैं, तो इसी से शुरू करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट comes in, and credit what goes out। तो जो मेरे पास आएगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो मेरे पास से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। सपोज दैट हमने कार खरीदा, तो कार मेरे पास आ रहा है तो कार को हम डेबिट करेंगे। बिल्डिंग हमने बनवाई या खरीदी, तो बिल्डिंग मेरे वहां आ रहा है या मेरे वहां बढ़ रहा है, नहीं मेरे पास बिल्डिंग हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे। प्लांट्स खरीदा तो उसको डेबिट करेंगे, लेकिन जब इसको बेचेंगे तो मेरे पास ये जाएगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि जब ये हमारे पास बढ़ेगा या हमारे पास आएगा तो ये डेबिट होगा, और जब ये मेरे पास से जाएगा या घटेगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो। यानी कि हमेशा परचेज होने पे डेबिट होता है और सेल्स होने पे ये क्रेडिट होता है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। परचेज करेंगे तो डेबिट और सेल्स करेंगे तो क्रेडिट। क्लियर। अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स पे। तो नॉमिनल अकाउंट्स में जितने एक्सपेंसेस और इनकम या लॉसेस या गेन ये कंसीडर किए जाते हैं।
तो इसके रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर एक्सपेंसेस है तो हमेशा वो डेबिट होगा, और अगर इनकम है तो वो क्रेडिट होगा। सिंपल सा कंसेप्ट इसका है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो डेबिट all the expenses and losses and credit all the income and gains। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, पूरा रूल्स फॉर जनरलाइजिंग, रूल्स फॉर, उसी को हम कहेंगे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आ जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। नेचुरल आपके पर्सनल में नेचुरल पर्सन आ जाते हैं, राम श्याम इत्यादि। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी, फर्म, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज या एक्रूड या प्रीपेड इनकम आ जाते हैं। टेंजिबल एसेट्स और रियल अकाउंट्स में आ जाएंगे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा आ जाएगा। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा आ जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट्स में आपके एक्सपेंसेज एंड इनकम आ जाते हैं, तो सभी एक्सपेंसेज रेंट, सैलरी, वेजेस, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा आ जाएंगे। और इनकम में आपका रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा आ जाएगा। अब इसका मेन ये है रूल्स, तीनों के नीचे लिखे गए हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स। यहां पे डेबिट रियल अकाउंट्स का रूल है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, और यहां पे आपका रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का नॉमिनल अकाउंट्स के लिए हो जाएगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अब इसके हम जर्नल एंट्री नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।